हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चंस करें, मैं आपको थोड़ा सा बस जस्ट हल्का सा रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कि बेसिकली जो सेक्शन फार्मूला है वो है क्या। तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार सेक्शन फार्मूला। भाई सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला सबसे नंबर वन चीज़ तो कब यूज़ हो रहा था, जब एक गिवन लाइन को हम डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड किस में कर रहे थे, जैसे कि दो हिस्सों में एक गिवन लाइन को हम डिवाइड कर रहे थे। एक लाइन बनती कैसे, जैसे कि सपोज अपने पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ए को और बी को ज्वाइन कर दूँ तो हमारी क्या लाइन फॉर्म हो जाएगी, ए बी लाइन सेगमेंट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है भाई। अब हमने ऐसी बात करी थी कि अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी पे कहीं पे भी बीच में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है सी, मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, ए से बी के बीच में कहीं पर भी लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने का जो तरीका था उसी को हमने क्या बोला था, सेक्शन फार्मूला बोला था। सेक्शन फार्मूला ही क्यों बोला था, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट थी हमारी, इसको दो सेक्शंस में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हो सकता है और भी ज़्यादा सेक्शंस में हम या और भी ज़्यादा पार्ट्स में हम इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते थे। अभी के लिए हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। ए बी का एक पार्ट हो गया ए सी और दूसरा पार्ट क्या हो गया, बी सी हो गया। तो इसी फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था कि जैसे कि सपोज जो हमारा ए है इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और b जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट है इसके x2, y2। और सपोज़ अगर जो हमारा ये c है इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं और ये जो पॉइंट c है ये इस तरीके से लोकेटेड है कि AC की लेंथ इस टू BC की लेंथ का जो रेशियो है वो m/n है। यानी कि AC की लेंथ अगर m है तो BC की लेंथ क्या है, n है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये देखा था कि अगर हमें x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो क्या निकलेंगे, c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x किस हिसाब से निकलेगा, इधर वाले x को इधर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया x2m, इधर वाले x को उधर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट से x1n, और अपॉन में क्या कर दो, रेशियो का सम कर दो यानी कि m+n कर दो। सेम तरीके से हमने y के लिए भी देखा था कि अगर हमें ये वाला पॉइंट y निकालना है तो इधर वाले y को इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो y2m प्लस इधर वाले y को इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि y1n, अपॉन में रेशियो का सम कर दो यानी कि m+n कर दो। इस तरीके से हम किसी भी बीच वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। कब, अगर हमें साइड के दो पॉइंट पता हो और रेशियो भी पता हो भाई। ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसको डेराइव भी किया था। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करके आराम से हम इसको डेराइव भी कर सकते थे। ठीक है। पर उससे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम इसके क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है। तो आप सिर्फ इतनी जानकारी अभी अपने दिमाग में रखो कि x कैसे निकालना है और y कैसे निकालना है, और फॉर्मूले से भी ज़्यादा तो मेरे हिसाब से ये दिमाग में रखो, इधर वाले x को इधर की रेशियो से, इधर वाले x को इधर की रेशियो से, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रेशियो का सम आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से चाहे वो हमसे कुछ भी पूछें हम इसी सेक्शन फार्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज की क्लास सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन से ही रिलेटेड होने वाली है, तो एक एक करके थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मेरे को लगता है थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ठीक है चलो आसान सा सवाल है, एक बार इसको देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन दिस रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट है हमारे पास क्या है, -1, 7। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 4, -3। ठीक है भाई। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3। यानी कि इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड करता हो किस रेशियो में, 2:3 में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ सपोज इसके कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है भाई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये बीच का x निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इधर वाले x को दूसरी रेशियो से यानी कि इस वाले x को इधर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर देखो दो रेशियो लिखी है ना, 2:3 लिखा है यहाँ पर। तो 4 के नज़दीक कौन सा है, 3 है, तो 3 से नहीं करना आपने मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट से, मतलब जो दूर है। तो 4 को 2 से करा 8 प्लस -1 को इससे दूर कौन सी है, 3, तो इधर कर लिया -3
अपॉन में क्या कर दिया, रेशियो का सम कर दिया, यानी कि 2+3। तो ये क्या हो गया 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1। फिर इसी तरीके से y भी निकाल लेंगे, इधर वाले y को इधर वाली रेशियो से, तो -3 इंटू में 2 -6 प्लस 7 को उधर वाली रेशियो से, 7 इधर है तो दूर कौन सी है, 3 है, तो 7 3 ज़ा 21 अपॉन में रेशियो का सम कर लेंगे 2+3 यानी कि 5, 2+3 यानी कि 5। ठीक है, फॉर्मूले ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगी, इसलिए कम से कम फॉर्मूले लिखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने की कोशिश हम भाई यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया 15/5 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पूछा है, यानी कि x और y की वैल्यू पूछी है। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 1,3। आपको आंसर में x की वैल्यू 1 और y की 3 नहीं लिखनी, आपको लिखना है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3 इज 1,3। आपको पूरा पॉइंट एक साथ देना है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था। और देख लेता है एक आधा और बेसिक क्वेश्चन ही, ये भी मेरे हिसाब से आसान ही है, एक बार इसको देख लेता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। इंटरनली का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट लाई कर रहा होगा इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में लाई कर रहा होगा। बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं है, पर कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में है। ऐसा नहीं है कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी कहीं बाहर यहाँ पे है जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो भी कहाँ है, इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं हमें यहाँ पर, 4,-3, दूसरा पॉइंट दिया है 8,5। रेशियो क्या दे रखी है भाई साहब, रेशियो दे रखी है 3:1। तो मैं सी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, सपोज x, y। तो अगर हमने यहाँ पे x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे, इधर के x को इधर की रेशियो से। तो 8 3 ज़ा 24, अपोजिट देखो 3 और 1 है, नज़दीक कौन है 1 है, तो 1 से नहीं करेंगे, दूर वाले से कर लेंगे। 8 3 ज़ा 24, 4 को भी दूर वाले से कर लो +4, और अपॉन में क्या कर लोगे, रेशियो का सम, यानी कि 3 + 1। तो ये हो गया 28/4, यानी कि कितना आ गया 7 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई। इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो निकालो, अगर मेरे से पहले निकाल सकते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, इधर वाले y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15, इधर वाले y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 इंटू में 1 -3, अपॉन में रेशियो का सम कर देंगे तो 3:1, तो सम क्या हो गया 4, तो 12/4, यानी कि आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। तो पॉइंट्स क्या हो गए, x, y था हमारा पॉइंट, तो ये क्या हो गया 7,3 क्या हो गया हमारा वो पॉइंट हो गया जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जब भी मैं बोलूँ बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, उसका मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं है, पर ए और बी के बीच में कहीं पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक सवाल भी आपको दिख सकते हैं। तो मैंने 1-2 करा दिए, और देख लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। ट्राइसेक्शन मतलब क्या है, 3 इक्वल हिस्सों में बांटना। 3 इक्वल हिस्सों में बोल रहा हूँ अब यहाँ पे मैं। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रही है। अब इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, सपोज एक हमारे पास लाइन है, अगर इसको 2 इक्वल हिस्सों में हमें बांटना है तो आप इसको कितनी जगह से डिवाइड करोगे। आपके पास सपोज एक स्टिक है, अगर आपको इसको 2 हिस्सों में बराबर बांटना है तो आप एक जगह से तोड़ोगे ना। अगर इसी तरीके से आपको उसे 3 हिस्सों में बांटना है तो आप कितनी जगह से तोड़ दोगे, उसे 2 जगह से तोड़ दोगे। क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे सपोज ए पॉइंट है ये और बी पॉइंट है ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई ए बी। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल हिस्सों में हमें बांटना है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 जगह से इसे बांट दो और ये हमारे एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा हो जाएगा। क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स दोज पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इन
3 इक्वल पार्ट्स, ट्राई सेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है वो 4 पार्ट्स में बांटें, 5 पार्ट्स में बांटें, तो थिंग्स विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे बस थोड़ी सी बात समझ लो। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -7, -4, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं सपोज सी और एक पॉइंट मान लेते हैं डी, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो, यहाँ पे अब की बार हमें इधर का पॉइंट भी पता है, इधर का भी पॉइंट पता है, पर आप कहोगे सर अगर हमें ये सी के कोऑर्डिनेट x, y निकालने हैं तो हमको रेशियो भी पता होनी चाहिए। कौन सी रेशियो? जिस रेशियो में सी ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि AC/CB की रेशियो हमको मालूम होनी चाहिए। फिर मैं आपसे कहूँगा कि भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे पॉइंट्स कैसे हैं, ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स हैं, यानी कि जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है और इतना ही ये पार्ट है। बात समझ रहे हो? तो अगर आप AC और BC को देखो तो यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एक पार्ट और इस तरफ राइट हैंड साइड में अगर इसके देखें तो एक पार्ट और एक और पार्ट, यानी कि 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे 2 पार्ट है, तो रेशियो क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1:2 हो जाएगी। इधर एक लेंथ है, यहाँ पे कितनी लेंथ है? 2 लेंथ्स हैं। इसी तरीके से अगर आप D के लिए रेशियो लिखना चाहें तो D के लिए आप देखोगे राइट में एक लेंथ है पर लेफ्ट में कितनी लेंथ है? 2 लेंथ है, इधर 2 और इधर 1, तो D के लिए रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1 हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आपको लेफ़्ट और राइट के पॉइंट पता है, आपको आपकी रेशियो पता है, तो आप ये पॉइंट जो बांट रहा है इसको, मतलब कि डिवाइड कर रहा है, उसको भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन सेम है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, रेशियो भी आपको मालूम है, तो अब ये आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, तो इसके लिए अगर आपको x निकालना है तो इधर वाले x को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई, तो -7 इंटू में 1 -7, इधर वाले x को इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 और डिवाइड बाय क्या करोगे? रेशियो का सम, यानी कि 1 + 2 दैट इज़ 3, तो -3/3 दैट इज़ -1 हमारी क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो y की गैस करोगे, इधर के y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस इधर के y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो दूर वाली से। जैसे कि ये हमारा y था तो ये हमारी पूरी रेशियो है, तो 2 इसके नज़दीक है ना 4 के, तो 2 से नहीं करा, उससे जो दूर है अपोजिट साइड है तो 1 से कर लिया था, तो 4 1 जा क्या आ गया? यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब इधर वाले y को दूर वाली रेशियो से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो -2 इंटू में 2 कितना हो गया हमारे पास? -4 हो गया, और डिवाइड बाय रेशियो का सम कर लिया, यानी कि 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया, तो ये कितना बन गया हमारे पास? 0 बन गया। तो ये जो हमारा C पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1, 0। क्या आ गए भाई? -1, 0। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, हल्का सा भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अब देखो अगर हमें D कैलकुलेट करना है तो D के लिए भी चीज़ें तो देखो भाई सेम ही रहेंगी, अब बस रेशियो बदल गई है। पहले यहाँ पर जब हम देख रहे थे C के लिए तो 1:2 थी, अब क्या हो गई है? 2:1 है। क्यों हो गई 2:1? अगर आप D के लेफ्ट में देखो तो 2 यूनिट्स दिख रही होंगी आपको, एक यूनिट और एक और यूनिट, और राइट में हमें क्या दिख रही है? सिर्फ एक यूनिट दिख रही है। और क्योंकि ट्राई सेक्शन लिखा है इसका मतलब इटसेल्फ क्या है कि ये तीनों पार्ट्स क्या हैं? बराबर है। ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल हिस्सों में बांटना। तो D यहाँ पर देख लेते हैं। D के लिए अगर हमें x कैलकुलेट करना है तो इधर वाले x को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो -7 इंटू में 2 -14, इधर वाले x को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 और अपॉन में रेशियो का सम करो, 2 + 1 3, तो ये क्या हो गया? -12/3 दैट इज़ -4। अगर हमें y कैलकुलेट करना है तो y भी सीधे ऐसे ही निकल जाएगा, इधर वाले y को इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस इधर वाले y को इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो -2 अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारा 6/3 दैट इज़ 2। तो हमारे D के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चाहिए तो ये क्या हो गए? x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2, तो -4, 2। समझ गए भाई? तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम था, बस चेंज क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश चेंज हो गई थी, हल्की सी यहाँ पर इंग्लिश चेंज हुई थी कि इन्होंने ट्राई सेक्शन वर्ड ऐड कर दिया, हमें सीधा रेशियो नहीं बताई,
थोड़ी सी इनडायरेक्ट वे में हमें इन्होंने अब की बार रेशियो बताई, थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ करके। हो सकता है वो बोल सकते पॉइंट्स जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो भी क्वेश्चन सेम ही रहता। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर 2 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं तो कितने पॉइंट हमें चाहिए? यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट चाहिए, तभी 4 इक्वल पार्ट बनेंगे। अब यहाँ वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की अगर आपको रेशियो लिखनी है तो क्या लिखोगे? 1 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर, तो 1:3। बीच वाले पॉइंट की लिखोगे तो 2:2, क्योंकि 2 पार्ट्स इधर 2 पार्ट्स इधर। और अगर 2:2 को हम यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 1:1 भी लिख सकते हैं, यानी कि मिड पॉइंट है बीच का। अच्छा, इस वाले के लिए क्या लिखोगे? 3 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो ये 3:1 हो जाएगा। अगर आपको ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है और रेशियो भी पता है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे। बात समझ पा रहे हो भाई? तो थिंग्स रिमेन सेम। अब देखो, इसी फॉर्मूले से मैं सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। जो हमें कैलकुलेट करना आता है हर क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ वही कैलकुलेट करूँगा, और उससे जो भी इन्होंने पूछा है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, इसको होमवर्क करना, बिल्कुल सेम तरीके से है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया था बिल्कुल वैसा ही है, और इसका आंसर आप मेरे को लिख के बताओगे। ठीक है, बाकी मैं करा रहा हूँ, 1 सेकंड रुको बस। ये ले लेते हैं। Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining these 2 points. Also find the point of intersection. ठीक है, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सपोज हमारे 2 पॉइंट्स थे, कौन से? 5, -6, और दूसरा पॉइंट क्या है? -1, -4। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन y एक्सिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट। सपोज ये हमारा y एक्सिस आया और इसने पूरी की पूरी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, y एक्सिस पे क्या x की वैल्यू 0 होती है? आप कहोगे जी बिल्कुल होती है। तो अगर मेरे को y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेट करना हो तो क्या मैं इसको 0, y लेट कर सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लेट कर सकते हो, क्योंकि y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो देखो, x एक्सिस जो है इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसीलिए हमें कोई भी पॉइंट कभी भी लेट करना हो y एक्सिस पे तो उसे हम 0, y लेट कर सकते हैं। सेम वे में अगर आप देखो, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यानी कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट लेट करना हो तो x, 0 आप इसको आराम से कभी भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई, क्या बोल रहा था कि मैंने इसको 0, y लेट कर लिया, और सपोज जो हमें रेशियो निकालनी है उसको मैंने मान लिया कि वो है k:1। k:1 ही क्यों माना? m:n क्यों नहीं माना? m:n भी मान सकते हैं, उससे भी आंसर हो जाएगा, पर वहाँ पे कभी कभी हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है। चलो छोड़ो, बताता ही नहीं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, k:1 मान लो। ठीक है, अब आप कहोगे ज़रूरी नहीं है सर यहाँ पे बनी हो, ऐसा हो सकता है 3:2 रेशियो, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो भाई, जो हमारा फॉर्मूला होता था उसके अंदर हमें पहले क्या पता होता था? ये पॉइंट पता होता था, ये पॉइंट पता होता था, ये रेशियो पता होती थी, और हम ये बीच का पॉइंट कैलकुलेट कर रहे होते थे। यानी कि 4 चीज़ें होती थी। क्या क्या 4 चीज़ें होती थी? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, रेशियो और बीच का पॉइंट। ठीक है, इनमें से गायब क्या हो जाता था? ये बीच वाला पॉइंट गायब हो जाता था, इसे हम निकाल देते थे। अब भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं ना, तो क्वेश्चन ऐसा कभी भी आ सकता है कि इन 4 में से वो कोई भी एक चीज़ गायब कर दें और आपसे बाकी की 3 चीज़ देके वो चीज़ की वैल्यू पूछ लें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमें ये दिया है, ये दिया है, बीच के पॉइंट की भी कुछ वैल्यू दी है। 0 तो पता है ना, y नहीं पता, कोई बात नहीं। ठीक है, और हमसे क्या पूछ ली इन्होंने? रेशियो पूछ ली। बात समझ रहे हो सकता है
कि हमको ये रेशियो भी दे दें, बीच का भी पॉइंट दे दें, ये पॉइंट भी दे दें, और सपोज़ ये वाला पॉइंट हमसे पूछ लें। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ वही काम करना है जो आपको आता है। आपको क्या आता है, बीच का पॉइंट निकालना आता है ना, निकाल दो। अगर सपोज़ मैंने जैसे कि यहाँ पे k/1 माना, अगर आपको ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, अगर आपको ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जो सपोज़ 0 लिखी है, ये आपको कैलकुलेट करनी होती, तो आप कैसे करते? 0 इज़ इक्वल टू इधर के x को इधर के रेशियो से मल्टीप्लाई करते, तो -k, प्लस इधर के x को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करते, +5 × में 1, डिवाइड बाय क्या करते हैं आप, रेशियो का सम करते, तो k+1। अब k+1 × में 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -k+1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू -k+5, और k की वैल्यू इस हिसाब से क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। अब ये ध्यान रखना, उन्होंने आपसे k की वैल्यू नहीं पूछी थी, उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या हो गया, k/1 माना था आपने, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5:1 आ जाएगा। अब सपोज़ हमारी यहाँ पे वैल्यू, सपोज़ k की वैल्यू 5 ना आती है ना, सपोज़ k की वैल्यू आ जाती 3/2, क्या आ जाती, 3/2 आ जाती, तो हमारा आंसर क्या बनता, k/1 है ना, तो हमारा आंसर क्या बनता, 3/2:1। इसी तरीके से बनता, अगर इस रेशियो में आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बन जाता, 3/2 बन जाता। तो 3/2 आया था, 3/2 ही हमारा आंसर बन जाता। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानबूझ के इसीलिए सिर्फ एक वेरिएबल मान रहा हूँ, मानने को mn भी मान सकते हैं, पर फिर आपको वहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको ना तो m निकालना है, ना तो n निकालना है, आपको m/n निकालना है। ये आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अगर आप फंस गए m और n निकालने में, तो ये आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल। तो m/n निकाल लेना, फिर ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन कोई आता है तो मैं इस तरीके से करके दिखा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये हमने रेशियो निकाल दी। अब वंस अगर हमें रेशियो पता है, सपोज हमें रेशियो पता चल गई, कितना बोला था इन्होंने, k/1 हमने माना था, तो ये क्या आ गई, 5/1 आ गई। अब सपोज हमको ये पता है कि ये 5/1 है, तो y की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, आराम से निकाल दोगे। y की वैल्यू क्या होगी, -1 को 5 से कर लो, तो सॉरी -4 को 5 से कर लो, तो 5 4 ज़ा 26 को -1 से कर लो, और -6 को 1 से कर लो, सॉरी -6 को 1 से कर लो, और अपॉन में रेशियो का सम कर लो। तो ये कितना आ गया, -26/6, यानी कि -13/3 आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0, -13/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, हमें आता क्या था, हमें यही वाला पॉइंट निकालना आता था, तो हमने वही निकाला, और ऑटोमेटिकली देखो हमारी रेशियो हमें मिल गई। हर क्वेश्चन में यही करूँगा भाई, हर क्वेश्चन में यही करूँगा। कुछ भी पूछे, मैं ये बीच का पॉइंट निकालना, कैलकुलेट करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, कुछ भी वो पूछें, अपने आप निकल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये तो अभी हमने देखा, फाइंड इन व्हाट रेशियो, ये देख लेते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट है -6, 10, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -। तो ए और बी को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। अब हमें बताना है, इसी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है -4, 6। क्या नाम है इस पॉइंट का, -4, 6। तो हमें बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने मान लिया अगेन k/1 में डिवाइड कर रहा है। m/n से करके दिखा दूँ, उससे भी करके दिखा दूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो k/1 मान लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक डिसएडवांटेज थी। क्या डिसएडवांटेज थी, कि हमें बीच वाले पॉइंट में सिर्फ x की वैल्यू नोन थी, y की वैल्यू नोन नहीं थी, इसलिए मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करी। जो मेरे को पता थी पहले से x की वैल्यू, वही मैंने कैलकुलेट करी, तो k की वैल्यू आसानी से निकल आई। अब इसमें एक एडवांटेज है, यहाँ पे हमें x भी पता है और हमें यहाँ पर y भी पता है, तो आप जिस मर्जी को लेकर के कैलकुलेट कर लो, हमेशा k की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज़ अगर ये मेरे को -4 कैलकुलेट करना होता, तो मैं किस हिसाब से -4 यानी कि x की वैल्यू निकालता, इधर के x को इस रेशियो यानी k से मल्टीप्लाई करता 3 के,
इधर के x को इधर की रेशियो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करता, तो -6 इंटू में 1 -6 हो गया, और डिवाइड बाय क्या करता, रेशियो का सम करता, तो लिख दिया k + 1। इस भाई को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करवा दो, समझ रहे हो, = 3k - 6 हो गया भाई साहब, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट ओपन कर दो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लो इसे, तो 6 - 4 = कितनी खतरनाक रेशियो आ रही है यार ये, 4k + 3k, तो 2 = 7k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको सेम बात बोली थी, क्या कि ज़रूरी नहीं है कि k की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है, जैसा कि यहाँ पे हमारी क्या आ गई, 2:7 आ गई। इसका मतलब आंसर क्या है, 2/7 रेशियो 1। दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 2:7 आ गया, 2:7 आ गया। आप y से भी कैलकुलेट करके एक बार खुद थोड़ा ट्राई करो, y से कैलकुलेट करके देख लो, सेम आंसर आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। 2:7 ही वहाँ पे भी, सॉरी 2/7 k की वैल्यू आ जाएगी, और रेशियो क्या आ जाएगी, 2:7 आ जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज का फ़र्क है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, हल्की सी बस लैंग्वेज चेंज करिए क्वेश्चन की, और आप लोगों का दिमाग हो जाता है इन्हीं को देख के ख़राब। तो इंग्लिश से तो घबराने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें, क्योंकि वो मैं समझा ही दूंगा। इफ़ A एंड B आर दिस एंड दिस, A है और एक पॉइंट क्या है, B है, -2, -2 है, और B क्या है, 2, -4 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P सच दैट, अब इन दोनों के बीच में कहीं पर एक पॉइंट लाई करने लग रहा है, उसका नाम है P। सपोज इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, और यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है। पर भाई क्वेश्चन में तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें रेशियो पता होगी। अच्छा, रेशियो किस चीज़ की हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए AP रेशियो BP, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ड्रामा कर दिया है। क्या ड्रामा कर दिया है, एक मिनट देख लेते हैं। इन्होंने हमको बताया कि AP = 3/7 टाइम्स ऑफ AB, यानी कि अब की बार फिर डायरेक्ट नहीं बता रहे रेशियो क्या है, कुछ घुमा फिरा के बात करने लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक ही कहानी सी लिख रखी है, और कह रहे हैं भाई इससे निकाल लो रेशियो, ठीक है। हमने कहा कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, AP = 3/7 टाइम्स ऑफ AB है, तो क्या मैं कह सकता हूँ AP/AB जो है वो 3/7 है, 3/7 है। अब इस बात का थोड़ा सा मतलब निकालने की कोशिश करना, क्या AP की वैल्यू क्या है, 3, और BP की वैल्यू क्या है, 7 है। ऑल्दो ये प्रोपोर्शनल है, पर हम ऐसा मान सकते हैं कि AP क्या है, 3, और AB क्या है, 7 है। AP अगर 3 है, ध्यान से सुन लो, AP अगर 3 है और पूरा का पूरा AB अगर 7 है, AP 3 AB 7, AP अगर 3 है और AB अगर 7 है, अगर ये 3 है और पूरा अगर 7 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वाला कितना होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब रेशियो क्या है, 3:4 की हमारी यहाँ पर रेशियो है। वंस अगर आपको ये पॉइंट पता है, आपको अगर ये पॉइंट पता है, आपको रेशियो भी पता है, तो आप बीच का पॉइंट आराम से कैलकुलेट कर लोगे सेम तरीके से। अब आप कहोगे भाई पेपर में थोड़ी ना उसको हम ऐसे समझाएंगे कि 3 ये है 7 ये है, 3 ये है 7 ये है, तो 4 ये हो गया। तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिकली भी करना है तो किस हिसाब से कर सकते हो। देखो हमें रेशियो में चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है AP, यानी कि ये छोटा हिस्सा, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, BP, ये दूसरा छोटा हिस्सा, ये हमें चाहिए होता है। पर AP तो यहाँ पर हमारे पास है, पर दूसरी चीज़ AB है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, जो फालतू है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, AB को मैं लिख लेता हूँ AP + BP। और एक चीज़ आप नोटिस करो कि हमारे काम की AP भी है और BP भी है, यानी कि अब जितनी चीज़ यहाँ पे लिखी है सब हमारे काम की लिखी है। AB को क्या लिख लिया, AP + BP लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि रेशियो हमें किसकी चाहिए थी, AP और BP की चाहिए थी, यानी कि हमें इस इक्वेशन में AP और BP की ज़रूरत थी, इसलिए हमने AB को कन्वर्ट करा किसकी, AP और BP की टर्म्स में। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, इस भाई को इधर ले आओ,
थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करो, इस भाई को इधर ले आओ, तो 7AP माइनस 3AP कितना हो गया 4AP इज इक्वल टू 3BP। अब इस पॉइंट पे आने के बाद भी बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, वो सोच लेंगे AP की वैल्यू 4 आ रही है और BP की कितनी आ रही है 3 आ रही है और 4:3 यहाँ पर लिख के सारा काम खराब कर देंगे। आपको ये देखना है कि आपको रेशियो कितनी मिल रही है। देखो AP अपॉन में BP क्रॉस मल्टीप्लाई का जुगाड़ कर दो इज इक्वल टू 3/4, यानी कि AP 3 है तो BP कितना है 4 है। वही मैंने वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाया था विजुअलाइज करा के, यहाँ पे आपको मैथमेटिकली भी निकाल दिया। अब अगर आपको रेशियो पता है, साइड के पॉइंट्स पता है, तो बीच का पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? चलूँ आगे। देखो भाई आगे चलते हैं। इधर से आता है क्या क्वेश्चन? ये भी एक सही सवाल है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। सही सवाल क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मतलब ट्रेडिशनल नहीं है। फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम हमेशा क्या सोचते हैं, बीच का पॉइंट निकाल देंगे, पर भाई बीच का जरूरी नहीं है। 4 चीज़ें हैं, क्या क्या? एक लेफ्ट पॉइंट, एक राइट पॉइंट, एक बीच का पॉइंट और एक रेशियो, ठीक है। अब इन चारों में से कोई भी एक गायब कर देंगे, बाकी की 3 बता देंगे, चौथी आप बता देना हो, ठीक है। तो देखो भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज इतना। ठीक है, कर देते हैं इसका कार्यक्रम भी। तो AB क्या है? डायमीटर है भाई। AB क्या है? डायमीटर है। तो AB मैंने बना दिया एक, भाई साहब डायमीटर बना दिया, ठीक है। और इसका सेंटर दिया है 2,-3। सपोज ये क्या हमारा सेंटर, और सेंटर की वैल्यू क्या है 2,-3 है। B के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 1,4 दे रखे हैं, और हमसे पूछा है कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये इस क्वेश्चन की ये इंग्लिश यही लिखी है कि AB अगर डायमीटर है, B को भी ऊपर ही लिख देता हूँ, AB अगर डायमीटर है, B के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, C के कोऑर्डिनेट ये हैं, A के कोऑर्डिनेट ये हैं, और ये भी बात बताई गई है कि C क्या है? सेंटर है। किसका? सर्कल का। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर ये डायमीटर है और ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। अगर ये पूरा डायमीटर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और ये सेंटर है, तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। यानी कि जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है। AC और BC क्या है? आपस में बराबर है। AC और BC अगर आपस में बराबर हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना ये है उतना ही ये है? तो यहाँ पर जो हमारी रेशियो है वो कितनी है? 1:1 की रेशियो। कितनी रेशियो है? 1:1 की रेशियो, ठीक है। अब आप कहोगे सर पर हमें तो एक दिक्कत है, क्या? हमें तो ये निकालना आता है और ये हमें पहले से ही पता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको ये निकालना आता है ना, कोई नहीं, यही निकालो, अपने आप निकल जाएगा x। देखो कैसे? बीच वाला पॉइंट जो हम निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू इधर की रेशियो को इधर से, इधर के x को उधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो 1, इधर के x को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो x, रेशियो का सम करो तो 1 + 1 2। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करो, करके दिखा दूँ क्या? कर देंगे भाई, हम सब कर देंगे, टेंशन मत लो। मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, कार्यक्रम मैं सारा कर दूँगा। समझ गए बात को? तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 3 आ गई। इसी तरीके से अगर मेरे को ये वाला y कैलकुलेट करना हो, -3 कैलकुलेट करना हो, तो कैसे करूँगा? इधर वाले y को उधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो 4, इधर वाले y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो y, अपॉन में रेशियो का सम करो, यानी कि 1 + 1 करो तो आ जाएगा 2। अब यहाँ से क्या आएगा? -6 इधर ले जाओ, डिवाइड में है ना भाई, इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, +4 इज इक्वल टू y। 4 को इधर ले लो तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10 आ जाएगी। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि A के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे? 3, -10 थे। क्या थे? 3, -10 थे। इंग्लिश में लिख देना है सारी बातें, खतरनाक पूरी इंग्लिश, ठीक है। क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, तो लिखना देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर -3, -10। इंग्लिश के चक्कर में कहीं 3 का -3 बना दो। समझ गए भाई? चलूँ आगे। देखो भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ये ले लेते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एक पैरेललोग्राम का कार्यक्रम दे रखा है और दे रखे हैं उसके 4 कोऑर्डिनेट्स।
हमें पूछी है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो दो तरीक़ों से बताता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए। एक, अगर MCQ में आ जाए तो कैसे करना है, और दो, अगर आपके लिखने वाले पेपर में आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया खतरनाक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 1 2 4 y x 6 और फिर क्या दे रखा है 3,5। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ी सी पैरेललोग्राम की जानकारी आपको दे देता हूँ। जो भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हिस्सों में बांटते हैं। यानी कि ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल के आने से क्या हुआ, इस डायगोनल के आने से क्या हुआ, 5 मिनट, इस डायगोनल के आने से क्या हुआ, ये वाला जो हमारा डायगोनल था ये दो इक्वल हिस्सों में बट गया, और इस वाले डायगोनल ने इस वाले डायगोनल को दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है क्या, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल हिस्सों में उसे बांटते हैं। ठीक है, अब देखो अगर तो इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, तो अगर मैं इस वाली लाइन सेगमेंट की बात करूँ तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और अगर मैं इस वाली लाइन सेगमेंट की भी बात करूं तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर है ना भाई। अच्छा, एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी हमने ये मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करे थे। मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि जितना ये था उतना ही ये था। देखो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में भी लेके चलूँ तो देखो फॉर्मूला कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा आपके लिए आसानी क्रिएट करने के लिए, अगर m और n की वैल्यू 1:1 हो जाए तो आप भी यहाँ पर समझ पा रहे होगे, मिड पॉइंट मतलब जितना ये उतना ही है, यानी कि 1:1। तो यहाँ पर m और n की वैल्यू अगर 1:1 हो जाए तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, x2 + x1 डिवाइडेड बाय में 1 + 1 यानी कि 2। और इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा y2 + y1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी कि 2। यानी कि मिड पॉइंट अगर कोई है तो उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, रेशियो की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट यानी कि एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट, दोनों लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐड करो x को और 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करो y को और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसी तरह आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी बार बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, पर 1 से मल्टीप्लाई करके यार फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता ना, इसलिए सीधा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और सीधा आप पेपर में भी लिख सकते हो। ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला टाइप करके। देखो भाई, अब सपोज ये हमारे पास ये पॉइंट है a, b, a, b ये हमारा क्या है, पॉइंट है। अब देखो अगर अपने को a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। सपोज इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। तो देखो अगर मेरे को a कैलकुलेट करना है तो नंबर 1 काम मैं ये कर सकता हूँ कि AC डायगोनल को लूँ। अब ये 1:1 है, मिड पॉइंट है ये। ठीक है, तो x + x डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि 1 + x डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू, अगर a की वैल्यू, क्योंकि मैं इधर से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, अभी a की वैल्यू, इस वाले पॉइंट a की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करी मैंने, AC डायगोनल से कैलकुलेट करी है। करने को मैं इसको BD से भी कर सकता हूँ। जब BD से करूँगा तब क्या लिखूँगा, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो जस्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देख लूँ तो यहाँ पे मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ क्या, x + 1 जो है वो 7 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ठीक है, अगर सेम वे में मेरे को b कैलकुलेट करना हो तो अगर AC से b को कैलकुलेट करूँगा तो 2 + 6 डिवाइड बाय 2, पर b को मैं करने को यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ BD से। समझ पा रहे हो बात को, तो 5 + y डिवाइड बाय 2। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को देख लूँ तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 8 = 5 + y, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो इस तरीके से तो भाई आप इसको कर सकते हो अगर आपका रिटर्न टाइप एग्जाम आता है।
पर देखो कुछ हम जुगाड़ भी लगा सकते हैं इसके अंदर, अगर सिर्फ आपको MCQ में आंसर ही मार्क करना है तो देखो क्या कर सकते हो आप। देखो आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा y है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 5 से इंक्रीज़ होके 6 पे आ गया, यानी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो जो इसकी अपोजिट साइड है यहाँ पे भी ये 1 ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो x के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा x है कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1 से इंक्रीज़ होके 4 पे आ गया, यानी कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो यहाँ पर भी ये 3 है तो यहाँ पर भी ये 3 ही इंक्रीज़ होगा। अभी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 3 था, यहाँ पे 1 था तो 4 हो गया, 3 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ 3 है तो 6 हो जाएगा, 3 इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि भाई अपोजिट साइड इक्वल भी तो करनी है। अब आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो भाई, क्या पूछोगे आप कहोगे भाई ज़रूरी थोड़ी ना यही वाली इक्वल हो, है ना, जो ये वाली भी तो इक्वल हो सकती हैं, यानी कि BC और AD भी तो इक्वल हो सकती हैं, क्या होंगी। तो भाई आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो तभी भी आंसर सेम आएगा, कोई इशू की बात नहीं है। आप देखो अगर सपोज़ यहाँ पे मैं x की वैल्यू देखूँ तो 1 से 3 पहुँच गई, यानी कि 2 इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, आप x की वैल्यू को देखोगे तो 4 से 2 इंक्रीज़ होगी तो कितनी पहुँच जाएगी, 6 पहुँच जाएगी, उतनी हमने यहाँ पे लिख रखी है। अगर y की वैल्यू देखोगे तो 2 से 5 पहुँच रही है, यानी कि 3 इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ से भी 3 इंक्रीज़ हुई होगी, इसका मतलब पहले 3 रही होगी और इंक्रीज़ होके कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिखी है, 3 लिखी है। अगर देखते ही आंसर बताना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ एक होमवर्क के लिए दे दूँ क्या, एक आधा, एक तो मैंने आपको दिया ही था, एक अगर और दे दें तो ये देखो सेम टाइप का है जैसा मैंने अभी कराया, और अभी 1 सेकंड में सिर्फ आप आंसर बता सकते हो, तो इसका बताओ भाई, ठीक है, कि अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो P की वैल्यू आपको बतानी है। सेम तरीके से निकालने की कोशिश करो और लिखने की भी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। चलो थैंक यू आपका आने के लिए, और जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे कुछ सीखते हैं। थैंक यू भाई।